12 दिसंबर 2021 यास मरीना सर्किट अबू धाबी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। 21 रेसेस के बाद दोनों सेम पॉइंट्स पर टाइड है। आखिरी रेस बची है ये डिसाइड करने के लिए कि चैंपियनशिप कौन जीतेगा। हर लैप के बाद टेंशन बढ़ रही है और मानो आखिरी लैप में मैक्स वर्स्टैपन लुइस हैमिल्टन से बहुत छोटी लीड लेते हैं और कुछ ही सेकंड्स में लुइस हैमिल्टन के 8th टाइटल का सपना टूट जाता है और मैक्स वर्स्टैपन अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं। ये टिपिकल फार्मूला 1 है। एड्रेनलिन रश होता है क्योंकि कार्स आर ट्रैवलिंग एट मोर देन 350 किलोमीटर पर आवर। मानो पूरी दुनिया में रेसेस होती है, मोनाको से लेकर सऊदी अरेबिया तक, सिंगापुर से लेकर ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट तक। मूवी स्टार्स देखेंगे आपको, टेक बिलियनर्स और वर्ल्ड लीडर्स, पर इसके पीछे $1 बिलियन ग्लोबल एम्पायर है। 2017 और 24 के बीच फार्मूला 1 की इनकम $1.7 बिलियन से ऑलमोस्ट $3.4 बिलियन हो गई है। पर इस स्पोर्ट को चला कौन रहा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और रेसेस दुनिया भर में होती हैं और एक समय इंडिया में भी थी पर अब नहीं है। भला क्यों? अब फार्मूला 1 के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि फार्मूला 1 है क्या। 10 टीम्स कंपीट करती हैं और हर टीम के 2 ड्राइवर होते हैं। वो सिंगल सीटर कार्स में कंपीट करती है जिनकी टॉप स्पीड्स 350 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो सकती है। ये कोई रेगुलर कार्स नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो 300 से 0 की स्पीड तक ब्रेक कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। फार्मूला 1 का सीजन चलता है मार्च से दिसंबर तक और हर साल 24 रेसेस होती है। हर रेस को कहा जाता है ग्रैंड प्री और हर रेस वीकेंड 3 दिन का होता है। फ्राइडे को प्रैक्टिस होती है, सैटरडे को क्वालिफाइंग और संडे को मेन रेस। ड्राइवर्स कंपीट करते हैं ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए और टीम्स कंपीट करती है कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप के लिए। हर रेस में बस टॉप 10 ड्राइवर्स को ही पॉइंट्स मिलते हैं। जितनी ज्यादा रैंक होगी उतनी ज्यादा पॉइंट्स। ये मत समझना कि फार्मूला 1 बस स्पीड के बारे में है, बल्कि ये गेम है स्ट्रैटेजी, प्रिसिजन और टीम वर्क के बारे में। आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन से टायर यूज होंगे, किस लैप में पिट स्टॉप लिया जाएगा, और पिट स्टॉप में एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। अब आपको बस ये एक्शन दिखता है पर इसके पीछे एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। मोस्ट स्पोर्ट्स में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरे स्पोर्ट को चलाती है। जैसे आईपीएल में बॉस है बीसीसीआई, ओलंपिक्स में है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और फुटबॉल में है फीफा। पर F1 अलग है। अगर आपने किसी F1 रेस को देखा है तो आपने सुना होगा FIA के बारे में। FIA की जॉब है गेम के रूल्स बनाने के लिए, पर जो बिजनेस है F1 का वो मैनेज करती है फार्मूला 1 ग्रुप यानी कि FOG। FOG इस पूरे स्पोर्ट की कमर्शियल राइट्स को कंट्रोल करता है। कौन सी स्पॉन्सरशिप होगी, कहाँ ब्रॉडकास्टिंग होगी, कैसा बिजनेस मॉडल होगा। तो इस FOG के बाद फार्मूला 1 की सारी कमर्शियल राइट्स है, पर 2017 तक ये सारी राइट्स बस एक आदमी के पास थी, बर्नी एक्लस्टन। अब जो बर्नी एरा था वो बहुत ही ओल्ड स्कूल था। बेसिकली कई बुजुर्ग लोग इस स्पोर्ट को चला रहे थे, ना कोई फैन एंगेजमेंट थी, इंटरनेट और सोशल मीडिया की तो बात भी नहीं थी और हर डिसीजन छुप छुप के लिया जाता था। बर्नी ने 2014 में खुद कहा कि इन बच्चों के पास पैसा है ही नहीं, इन बच्चों की बजाय मैं चाहता हूँ कि एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी देखे जिसके पास कम से कम अच्छा खासा पैसा है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्विटर, फेसबुक या फिर इस तरीके की नॉनसेंस में। पर 2017 में चीजें बदली। फार्मूला 1 ग्रुप को एक यूएस मीडिया कंपनी लिबर्टी मीडिया एक्वायर करती है। पहले कुछ महीनों में लिबर्टी मीडिया ने बहुत रिसर्च करी अपने फैन ग्रुप के बारे में। उनको ये दिखा कि हार्डकोर फैंस तो बहुत अच्छी तरह F1 देख रहे हैं, पर जो कैजुअल ऑडियंस है वो पूरी तरह इग्नोर हो रही है। कि रिसर्च ने कहा कि सोशल मीडिया से इन कैजुअल फैंस को एंगेज किया जा सकता है। तो 2018 में उन्होंने एक स्पेशल डिजिटल टीम बनाई ताकि F1 के नए फैंस बढ़े। 2021 में सर्वेज ने दिखाया कि एवरेज एज एक F1 फैन की 36 साल से 32 साल हो गई बस 4 सालों में। पर ये सिर्फ बस सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुआ, एक और टर्निंग पॉइंट आया। 20 फरवरी 2019 को नेटफ्लिक्स और फार्मूला 1 अनाउंस करते हैं ड्राइव टू सर्वाइव, एक डॉक्यू सीरीज जिससे फार्मूला 1 स्पोर्ट में हर जगह कैमरा लगा दिए जाएंगे, गराज के अंदर, टीम मीटिंग्स में या फिर ड्राइवर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में ही, क्योंकि वो रॉ ड्रामा दिखाना चाहते हैं। इसके पहले लोग ड्राइवर्स की पर्सनल लाइफ्स के बारे में इतना जानते नहीं थे, पर इस डॉक्यूमेंट्री के चलते लोगों ने एक पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर दिया फार्मूला 1 ड्राइवर्स के साथ। फैंस मानो प्लेयर्स को पर्सनली जानने लग गए, चाहे वो उनसे कभी मिले ही ना हो। जैसे सीजन 1 ने फॉलो किया फार्मूला 1 के एक बहुत पॉपुलर ड्राइवर Daniel Ricciardo को। I am Daniel Ricciardo. I was born in Perth, Australia,
and I'm a Formula One driver. Sounds pretty good when I say that. व्यूअर्स को उनके ट्रेनिंग सेशंस, उनकी फनी पर्सनालिटी और उनके रेड बुल टीम को छोड़ने के डिसीजन के बारे में पता चला। इस एक्सपोजर ने मानो उनको एक फैन फेवरेट बना दिया, उनकी ड्राइविंग की वजह से ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी की वजह से। ये फॉर्मूला फिर काम करने लगा। ड्राइवर्स अब बस कोई रैंडम लोग नहीं थे जो गाड़ी चलाते हैं, बल्कि वो रिलेटेबल बन गए और इसी वजह से लाखों फैंस फॉर्मूला 1 अब फॉलो करने लग गए और लिबर्टी मीडिया की स्ट्रैटेजी रंग लाई। यूएस में ही एक रिपोर्ट ने दिखाया कि 34% व्यूअर्स जिन्होंने ड्राइव टू सर्वाइव का सीजन देखा वो फॉर्मूला 1 फैंस बन गए। और लिबर्टी इधर रुकी नहीं, उन्होंने हार्डकोर फैंस के लिए F1 टीवी लॉन्च किया जहां डिटेल एनालिसिस और लाइव कवरेज दिखाई जाती है। एक नया लंदन का स्टूडियो बनाया जहां पॉडकास्ट प्रोड्यूस करे गए और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स भी क्रिएट किए गए। और इस चीज ने पूरे स्पोर्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हार्डकोर फैंस को डेप्थ मिल गई, कैजुअल फैंस को इजी एक्सेस मिल गई और न्यू कमर्स ने इस स्पोर्ट को डिस्कवर किया सोशल मीडिया या फिर नेटफ्लिक्स के थ्रू। पहली बार फॉर्मूला 1 बस एक चुनिंदा लोग के लिए एलीट स्पोर्ट नहीं था, बल्कि अब एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट ब्रांड बन गई। इसी वजह से 2017 और 24 के बीच फॉर्मूला 1 की अर्निंग्स मानो दुगनी हो गई। अब सवाल यह है कि इतना मोटी रकम बनती कैसे स्पोर्ट। जब आप फॉर्मूला 1 रेस देखते हो मोनाको, सिल्वरस्टोन या फिर सिंगापुर में, याद रखो कि किसी ने एक भारी पैसा दिया है ये रेस करने के लिए। इनको बुलाया जाता है रेस प्रमोशन फीस और ये एक मेजर पोर्शन है फॉर्मूला 1 की इनकम का। 30% पैसा इनसे ही आता है। बेसिकली जब भी कोई शहर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री को होस्ट करता है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है लिबर्टी मीडिया के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको पैसे देने पड़ते हैं जिनको कहा जाता है रेस प्रमोशन फीस। जैसे सिंगापुर का एग्जांपल लेते हैं, 2025 में सिंगापुर ग्रांड प्री ने फॉर्मूला 1 के साथ $35 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो हर साल उनको देते हैं। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एनुअल एस्केलेटर भी होता है, इसका मतलब है कि ये फीस हर साल बढ़ती ही रहती है। अब भाई कोई भी सिटी इतना सारा पैसा क्यों देगी? क्योंकि इससे ग्लोबल प्रेस्टीज बनती है और टूरिज्म का रेवेन्यू भी आता है। जैसे सिंगापुर ग्रांड प्री की वजह से ही पिछले 10 सालों में सिंगापुर में 4.5 लाख विजिटर्स आए हैं जिन्होंने $1 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च किया उनकी इकोनॉमी में। पर इतनी भारी रकम देने के बाद भी रेस प्रमोशन फीस सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम है फॉर्मूला 1 की, वो है मीडिया राइट्स। ऑलमोस्ट 33% पैसा इन राइट से ही आता है। बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट राइट्स है फॉर्मूला 1 की। यूके में स्काई स्पोर्ट्स हो या फिर यूएस में ESPN, बड़े बड़े नेटवर्क्स भारी पैसा देते हैं फॉर्मूला 1 को दिखाने के लिए। जैसे स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्टेडली $1.3 बिलियन दिए ताकि वो फॉर्मूला 1 को यूके में 2019 से 24 तक दिखा पाए। अब ब्रॉडकास्ट राइट्स तो हर स्पोर्ट में होती है, पर फॉर्मूला 1 के केस में एक चीज यूनिक है। अब क्रिकेट में जहां हर ब्रॉडकास्टर खुद के कैमरा लगाता है, फॉर्मूला 1 में ऐसा नहीं होता, बल्कि फॉर्मूला 1 पूरी फीड खुद प्रोड्यूस करती है। वो 120 कैमरास लगाते हैं ट्रैक पर और 100 से ज्यादा माइक्रोफोन सेटअप करते हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स को फॉर्मूला 1 से ही ये फीड लेनी होती है और फिर अपनी कमेंट्री और ग्राफिक्स उस पर डालने होते हैं। इससे फॉर्मूला 1 इंश्योर करता है कि ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी ना बिगड़े और उनका फुल कंट्रोल रहे कॉपीराइट पर। अगली स्ट्रीम है स्पॉन्सरशिप की। जैसे अगर आप किसी रेस को देखोगे, आपको कई लोगोज दिखेंगे, चाहे रोलेक्स हो, सऊदी अरामको, एमिरेट्स हो या फिर DHL हो। अब ये कंपनीज ऑब्वियसली पैसा दे रही है फॉर्मूला 1 को ताकि उनका नाम और शान हो पूरी दुनिया में। पर ये स्पॉन्सरशिप भी स्प्लिट है। कुछ स्पॉन्सरशिप डायरेक्टली फॉर्मूला 1 के पास जाती है और दूसरी डायरेक्टली टीम्स के पास। ये स्ट्रीम 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, जबकि वो लोगोज जो गाड़ी और ड्राइवर की ट्रैक सूट्स पर होते हैं वो फॉर्मूला 1 को डायरेक्टली नहीं मिलते, बल्कि वो मिलते हैं फॉर्मूला 1 की टीम्स को। पर आप समझ गए होंगे अब कि फॉर्मूला 1 रेस इतनी सस्ती नहीं होती। प्रमोशन फीस के अलावा एक अपफ्रंट भारी कॉस्ट भी भरनी पड़ती है, जैसे सर्किट बनाने की। और ये तो शुरुआत है, इसके अलावा मीडिया रूम्स बनाना, सिक्योरिटी, रोड अपग्रेड्स, मार्केटिंग, ये सब करने में खर्चा लगता है। अब क्योंकि ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल है, इसीलिए सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों ने $50 मिलियन पर ईयर देते हैं। इंडिया में भी ये बात हुई थी। 2011, 12 और 13 में नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ने फॉर्मूला 1 को होस्ट भी किया। अब जहां दूसरे देशों ने रेड कार्पेट फैलाया फॉर्मूला 1 के लिए, इंडिया में फॉर्मूला 1 भाग के चले गए। इंडिया के केस में ये खर्चा था 500 से 1250 करोड़ रुपए। अब ये कॉस्ट टिपिकली शेयर होती है ऑर्गेनाइजर्स, स्पॉन्सर्स और सरकार के बीच। पर इंडिया में कहानी अलग थी। गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत कम था
मेन प्रॉब्लम थी टैक्सेस की। एक टैक्स एक्सपर्ट ने बताया कि फॉर्मूला 1 को हमने एंटरटेनमेंट में डाल दिया स्पोर्ट्स की बजाय। इसका मतलब था कि ऑर्गेनाइजर्स को टिकट सेल्स पर ही एंटरटेनमेंट टैक्स भरना पड़ा, जिसकी वजह से ये इवेंट होस्ट करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया। क्योंकि फॉर्मूला 1 को एक ऑफिशियल स्पोर्ट बनाया ही नहीं हमारी सरकार ने, इस वजह से उनको सरकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना सब्सिडीज, ना टैक्स एग्जेम्पशंस, ना कोई रिकग्निशन। कॉमनवेल्थ गेम्स को जरूर ऐसी रिकग्निशन मिली थी जिससे उनको फायदा मिला, पर फॉर्मूला 1 को नहीं। अब जहाँ सरकार का सपोर्ट ही नहीं है, वहाँ 3 साल भी रेस हो गई बहुत है। पर अनफॉर्चुनेटली इस वजह से इंडियन फैंस को टीवी में ही फॉर्मूला 1 देखनी पड़ती है। पर क्या पता फ्यूचर में हम वापस से बुध इंटरनेशनल सर्किट में ये रेसेस एंजॉय कर पाए।